आजकल YouTube पर ना कई वीडियोस चल रहे हैं जो कहते हैं यूपीएससी एक स्कैम है। ये सुनने में काफी बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल। तो आज यही देखना है कि क्या ये सिर्फ सनसनी फैलाने वाली बात है या इसमें कोई सच्चाई भी है। इसी की तह तक जाएंगे आज। हमारे पास कुछ YouTube एनालिसिस है, थोड़ा डेटा है और कुछ असल घटनाओं से जुड़े स्रोत भी हैं। ठीक है। तो इस डीप डाइव का मिशन है ये जो स्कैम के आरोप हैं इनकी पड़ताल करना और ये समझना कि अगर ये स्कैम नहीं है तो ये धारणा बनी क्यों और आंकड़े क्या कहते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उन खास घटनाओं से जिन्हें लेकर स्कैम का शोर मचा। आपको 2019 वाला वैकेंसी घोटाला याद होगा। हाँ, कुछ याद आ रहा है। 927 वैकेंसी बताई थी शायद। हाँ, 927 रिक्तियों की घोषणा हुई थी, लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें सिर्फ 829 नाम थे। अच्छा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एकदम से #UPSC स्कैम ट्रेंड करने लगा। तो मतलब पहली नजर में तो ये अजीब लगता ही है। 98 सीटें कहाँ गईं? यही वजह थी कि ऐसे घोटाला कहने की। दरअसल वो सीटें कहीं गई नहीं थी। ये यूपीएससी की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे कहते हैं एकीकृत आरक्षित सूची या कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट। ओके, ये क्या होता है? ये वो उम्मीदवार होते हैं जिनकी लिस्ट रिजर्व में रखी जाती है। अगर मेन लिस्ट वाले कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते तो इन रिजर्व लिस्ट वालों से वो सीटें भरी जाती हैं। अच्छा, तो मतलब वो 98 सीटें बाद में भरी गईं। हाँ बिल्कुल। बाद में 98 और उम्मीदवारों की सूची आई और कुल संख्या 927 हो गई। ऐसा ही 2018 में भी हुआ था। तो असल में ये कोई घोटाला नहीं था। तो फिर इतना हल्ला क्यों? बात प्रक्रिया की नहीं थी, बात थी सही समय पर सही जानकारी न देने की। कम्युनिकेशन गैप था और उसी शक ने, उसी गैप ने इसे स्कैम का रंग दे दिया। समझ गई, मतलब संवाद की कमी। उसने एक नॉर्मल प्रोसेस को विवाद बना दिया। लेकिन सिर्फ गलत फहमी ही तो नहीं है, कुछ असल धोखाधड़ी के मामले भी तो सुने हैं। शायद उनसे भी ये स्कैम वाली धारणा को बल मिलता होगा। हाँ वो भी है। जैसे वो पूजा खेड़कर वाला मामला। हाँ वो एक गंभीर और वास्तविक धोखाधड़ी का मामला है। पूर्व IAS प्रोबेशनर थी पूजा खेड़कर, उन पर फर्जी OBC और दिव्यांग सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप है। और ये भी कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और क्रिमिनल केस भी चल रहा है। ये तो वाकई सीरियस है। बिल्कुल, ये निस्संदेह गलत है। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक व्यक्ति के गलत काम को पूरे सिस्टम की विफलता मान लेना या उसे सीधे स्कैम कह देना वो सही नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। हालांकि ऐसे मामले सिस्टम पर अविश्वास जरूर बढ़ाते हैं और आरक्षण जैसी नीतियों पर भी सवाल खड़े करते हैं। और ऐसा ही एक और केस सुनने में आया था, लोकसभा अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला का। उन पर बैकडोर एंट्री का आरोप लगा था। ये दिखाता है कि शक कितनी आसानी से आरोपों में बदल जाता है ना। हाँ, और वो आरोप तो पूरी तरह से बेबुनियाद निकला। AFP ने फैक्ट चेक किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कंफर्म किया कि उनका नाम और रोल नंबर 2019 की जो ऑफिशियल मेंस क्वालिफाइड लिस्ट थी उसमें था। ओके। तो ये बस एक उदाहरण है कि कैसे जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके बारे में पहले से बनी धारणाएं बिना किसी आधार के अफवाहों और आरोपों को जन्म दे सकती हैं, और फिर वही स्कैम वाली कहानी को हवा मिलती है। तो ये तो हुए कुछ वायरल आरोप, कुछ गलतफहमी, कुछ झूठे और एक असल धोखाधड़ी का मामला। लेकिन क्या सिस्टम में ही कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, अंदरूनी दिक्कतें, जो कहीं ना कहीं इस स्कैम वाली फीलिंग को बढ़ावा देती हैं, भली वो टेक्निकली घोटाला ना हो? हाँ, ये एक अहम सवाल है। जैसे इसकी सक्सेस रेट को ही ले लीजिए, इतनी कम है। संजीव सान्याल ने तो इसे समय की बर्बादी तक कह दिया था। हाँ, और आंकड़े पहली नजर में डराते भी हैं। हर साल करीब 10 से 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। बाप रे। और चुने कितने जाते हैं? महज 800 से 1200 के बीच। तो ये 0.1% से भी कम सक्सेस रेट हुई। 0.1%? ये तो बहुत ही कम है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है। करीब 50% आवेदक, मतलब आधे लोग, तो प्रीलिम्स का एग्जाम देने ही नहीं आते। अच्छा, मतलब फॉर्म भरते हैं पर एग्जाम नहीं देते। हाँ बिल्कुल। तो जो असल मुकाबला है वो मोटे तौर पर 5 से 6 लाख उम्मीदवारों के बीच होता है। और शायद इनमें भी जो गंभीर उम्मीदवार होते होंगे, जो पूरी तैयारी से लगे हैं, वो और भी कम होते होंगे। बिल्कुल सही। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि असल में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो शायद 60 से 70 हजार ही होते हैं। ओके। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो सक्सेस रेट करीब 2% हो जाती है। 2%? ये भी बहुत मुश्किल है, पर 0.1% से तो बेहतर है। हाँ, बहुत कठिन तो अब भी है, लेकिन इसे असंभव या सीधे स्कैम कहना शायद ठीक नहीं लगता।
स्कैम की धारणा का एक बड़ा हिस्सा मुझे लगता है उस सामाजिक दबाव से भी आता है जो लाखों युवाओं को इस एक ही बेहद कठिन रेस में धकेल देता है। ये बात भी सोचने वाली है। अच्छा, एक और मुद्दा जो बार बार उठता है वो है पारदर्शिता की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये क्यों है? क्या ये जानबूझकर है या बस सिस्टम की सुस्ती है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि जानबूझकर है या नहीं, पर हाँ, पारदर्शिता की कमी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। क्या है मुख्य मुद्दे इसमें? कई हैं, जैसे आंसकी का बहुत देर से आना, मतलब जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब। हालांकि इसमें अब सुधार हो रहा है। 2024 की कुंजी पहले जारी करने का फैसला हुआ है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, फिर कट ऑफ अंक तुरंत जारी नहीं होते। मेंस की मार्किंग स्कीम और मॉडरेशन प्रोसेस वो भी पूरी तरह क्लियर नहीं है कि कैसे नंबर दिए जाते हैं, कैसे मॉडरेशन होता है। और इंटरव्यू प्रोसेस में भी, जैसे इंटरव्यू की ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। मार्किंग के क्राइटेरिया में यूनिफॉर्मिटी की कमी महसूस होती है उम्मीदवारों को। तो ये सब चीजें मिलकर ना शक और अविश्वास पैदा करती हैं। और एक और बड़ी चीज है ये कोचिंग सेंटरों का पूरा इकोसिस्टम। दिल्ली में स्टूडेंट्स की मौत की दुखद खबरें भी आई थी। हाँ, वो बहुत दुखद था। केसी वेणुगोपाल ने तो इन्हें माफिया तक कह दिया था। ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। कोचिंग संस्थानों का जिस तरह से अनियंत्रित विकास हुआ है, उनकी भारी फीस और कई बार तो असुरक्षित माहौल भी, ये सब चिंता की बातें हैं। सरकार ने जनवरी 2024 में कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट रोकना, फीस वापसी की पॉलिसी बनाना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार का मानना है कि हाँ, इस इकोसिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। तो क्या इन सब आलोचनाओं और चुनौतियों के बीच सिस्टम में कुछ सुधार हो भी रहा है? मतलब क्या सिस्टम सुन रहा है? हाँ, सुधार हो रहे हैं, पर शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद की जाती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, 2024 की प्रीलिम्स की आंसर की अगले साल मई में, यानी प्रोसेस पूरा होने से पहले जारी करने का फैसला, ये उसी दिशा में एक कदम है। ये दिखाता है कि सिस्टम आलोचना सुनता तो है और प्रतिक्रिया भी देता है, भले थोड़ी धीमी गति से। तो अंत में इस पूरी बातचीत के बाद क्या यूपीएससी स्कैम है? मुझे तो अब लग रहा है नहीं। ये एक बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम है। इसमें कमियां हैं, बिल्कुल है। पारदर्शिता की कमी है, कोचिंग का मुद्दा है। लेकिन ये लगातार सुधार की कोशिश भी कर रहा है। तो इसे सीधे सीधे स्कैम कहना शायद सही नहीं होगा। मैं सहमत हूं। स्कैम की धारणा बनने के पीछे ना कई वजह हैं जो हमने डिस्कस की। पहली, गलत सूचना और पारदर्शिता की कमी, जैसा 2019 वाले रिक्ति मामले में दिखा। हाँ। दूसरी, पूजा खेड़कर जैसे धोखाधड़ी के असली मामले, जिन्हें कई बार बढ़ा चढ़ाकर पूरे सिस्टम पर थोप दिया जाता है। सही। और तीसरी, वो सफलता दर के भ्रामक आंकड़े, जैसे वो 0.1% वाला और उसके साथ जुड़ा हुआ भारी सामाजिक दबाव। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है आखिर में, क्या असली चुनौती सिर्फ ये परीक्षा प्रणाली की जटिलता और उसकी कमियां है, या फिर इसके चारों ओर जो एक सामाजिक जुनून बन गया है, उम्मीदों का जो भारी बोझ है और ये पूरा कोचिंग का इकोसिस्टम, क्या ये सब भी उतनी ही बड़ी चुनौती नहीं है? बिल्कुल। मतलब इस एक ही रास्ते पर इतना ज्यादा फोकस, इसके कारण कितनी इंसानी शक्ति बर्बाद हो रही होगी, खासकर उन लोगों की जो शायद इसके लिए सही मायने में बने ही नहीं है, पर बस सामाजिक दबाव में इसमें कूद पड़ते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है।